माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो हम 9th क्लास में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन को ही पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत थी। इस चैप्टर में मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोग उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इस पे हो चुका है। ये क्या है, थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ। बस 15 मिनट की वीडियो होती है, तो उसे देख लिया करिए। एक बार उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए कैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या था कि जब देश आजाद हुआ था, जैसे कि सऊदी अरबिया का, साउथ अफ्रीका का हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्योंकि आप लोगों को पता है 1947 में देश आजाद हुआ और 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जब इतने लोग मारे गए और कितनी ज्यादा हिंसा हुई थी और इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। अब समस्या तो थी हमारे साथ में। अब क्या हुआ कि हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं थी, इनके साथ हमने फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें देश को चलाने के रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे कि किस तरीके से कंट्री को चलाया जाएगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन, अब कौन लिखेगा वो रूल एंड रेगुलेशन, और इंडिया में क्या रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए। आने वाले चैप्टर्स में आप लोग जानोगे और फंडामेंटल राइट्स को भी जानोगे कि कौन कौन से थे। तो यही चीज थी। अब हमने बड़ी मुश्किल से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। मुश्किल से कैसे कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तभी से स्टार्ट हो गया था जब देश में स्वतंत्रता संग्राम वगैरह चल रहा था। क्योंकि देखो उस समय किसी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। क्या था, राइट टू फ्रीडम नहीं था, इक्वलिटी का राइट नहीं था। तो तभी से हमने सोच लिया था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम इस तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि हम सबको इक्वलिटी वगैरह का राइट देंगे। और क्या है, हमारे बहुत सारे लीडर्स काफी जगह से प्रभावित हुए थे। प्रभावित कैसे हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी, रसिया में सोशलिस्ट हो जाना। तो इस तरीके से हमने, और अमेरिका वगैरह की बात करें, जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां पे लोगों को जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए गए। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे लीडर्स उन्हीं से प्रेरित थे और उन्होंने सोचा कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हम भी बनाएंगे अपनी कंट्री में, जहां सारे लोग इक्वल वगैरह होंगे। तो इन सारी चीजों को सोचकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। अब द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ की बात करें तो सबसे पहले 1930 में एम एन रॉय थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात उठाई कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब उससे पहले क्या था कि मोतीलाल नेहरू ने, जैसा कि हमारी बुक में बताया है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के बड़े लीडरों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और वहां पर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बोला था कि देश अगर आजाद होगा तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सिमिलर इस तरीके की बातें करी गई उसमें। और क्या है कि उन्होंने कितने थे, मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर्स। इस चीज को याद रखना क्योंकि ये एक नंबर में पूछ ली जाती है कई बार। तो कितने, 1928 में किसने बनाया, मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब क्या हुआ कि 1931 में कराची का सेशन, कांग्रेस के सेशन होते थे, तो 1931 में कराची में एक सेशन हुआ जिसमें एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन लाने के साथ में उसमें क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि वोट का राइट दिया गया, राइट टू वोट दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू इक्वलिटी दिया गया। ये क्या है, देश के आगे होने वाले कामों के लिए दी जा रही है कि हमारा देश आजाद होगा तो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे।
समझ में आ रहा है? अभी देश आजाद नहीं हुआ है, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि देश आजाद होगा तो इस तरीके की चीजें उसमें होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पर 1931 में कराची के कांग्रेस सेशन में, कहां के सेशन में? कराची के कांग्रेस सेशन में कौन कौन सा? एक राइट टू वोट दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, राइट टू इक्वलिटी दिया गया, और तो और माइनॉरिटीज के लिए भी राइट्स दिए गए। तो इस तरीके के राइट देना समझा, और उसके साथ बोला कि देश इसी तरीके से बनाया जाएगा और देश में इसी तरीके की तरक्की होनी चाहिए। तब ये सारी चीजें सोची जा रही थी। कब? जब देश आजाद नहीं हुआ था, उससे भी पहले। अगर हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये लगभग मिलता जुलता है जो उस समय ब्रिटिश इंडिया ने कुछ रूल वगैरह बनाए थे, कुछ लॉ वगैरह इंप्लीमेंट किए थे। आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा मैच खाता है उनसे, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसमें भी कुछ इसी तरीके के राइट वगैरह दिए गए थे कि इंडिया के लोगों को इस तरीके के राइट दिए जाएंगे। तो ये कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जिसमें क्या है, इसी तरीके के राइट दिए गए जो आज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए हैं। देखो आप लोग ये वीडियो देखने के साथ साथ में चैप्टर को जरूर रीड कीजिएगा। अगर आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट चीजें समझ नहीं आएंगी। आप वीडियो देखिए, उसके साथ साथ आपको 1 से 2 बार चैप्टर रीड करना ही है, बस काम खत्म। आपको क्या है, सोशल साइंस में सिर्फ 20 से 25 मिनट देने हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था। 20 से 25 मिनट दे दो बस भैया, इतना ही चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि 15 से 20 मिनट की वीडियो और 15 से 20 मिनट आप घर पे रीड कर लो, बस हो गया काम। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई परेशानी रह जाए तो कमेंट सेक्शन है ना, लिखो भैया, आंसर्स देंगे सचिन सर। एक एक छोटी छोटी चीज का भी आंसर दिया जाएगा अगर कोई डाउट होता है। और मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल अकाउंट्स लिख देता हूँ, जहां मैं फेसबुक और इंस्टा पर हूँ, वहां भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आप लोग मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे भी डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे डाउट्स की। तो हम डाउट नहीं छोड़ेंगे एक भी। समझ में आया? कैसी भी कोई परेशानी, सचिन सर है, टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड से पढ़ो एकदम। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, इसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इसी में थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहां हम बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग जब हमारी हुई तो इसके कौन थे प्रेसिडेंट, जिनको अस्थायी प्रेसिडेंट बोला जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। नाम याद रखना, बेसिक पॉइंट्स है, ये नॉर्मल चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, तब कौन थे वहां के प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? सच्चिदानंद सिन्हा। अब जब सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1940 को, तो उस समय उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कौन परमानेंट प्रेसिडेंट बन गया? कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। अब क्या है, यहां हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों बनाई गई, इसका भी रीजन पता होना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का ये था कि इसी के अकॉर्डिंग यहां पर बहस होगी। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यहाँ काफी जगह से आए हुए लोग थे। काफी जगह से क्या है, जब देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे सामने समस्या क्या थी कि बहुत सारी स्टेट थी। यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर था। अलग कल्चर होने के साथ साथ में अपने ट्रेडिशंस वगैरह अलग थे। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए काम करे। अब ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे चले जाए या एक रिलीजियस के बेसिस पे चले जाए, सबके लिए काम करे। अब जब सबके लिए काम करे, उसमें क्या है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, जब देश आजाद हुआ था तो अब 2 पार्ट में तो बटी गया इंडिया पाकिस्तान में।
और अगर हम बात करें जब देश आजाद हुआ, जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वहां 500 के अप्रोक्स प्रिंसली स्टेट थी जिनको रजवाड़े बोला जाता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गई यहां से तो उसने एक और चीज बोली कि तुम्हारा देश आजाद है, जो स्टेट जिस देश में मिलना चाहे उसमें मिल सकती है, और जो राजा जिस स्टेट के साथ जा सकता है वो जाना चाहता है, या खुद भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो रह सकता। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। कैसे कि जैसे कि हम साउथ की बात करें, हैदराबाद की बात करें, जहां निजाम था उसने बोल दिया कि मैं तो भैया इंडिपेंडेंट रहूंगा। अरे भैया बाकी तुम बीच में अपना अलग देश सोच के देखो कि हर जगह देसी देश होते, जैसे कि तुम मथुरा से निकलते आगरा गए नया देश, भरतपुर गए नया देश, दिल्ली गए नया देश। अरे ये इतने देश थोड़ी ना होंगे, देश के इतने टुकड़े थोड़ी ना होंगे, तो उसको एक साथ लेके आना। अब ये लोग साथ क्यों आएंगे, ये भी तो रीजन है, साथ क्यों आएंगे। अब साथ आने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये लोग साथ आएंगे, तो तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि सब लोगों को इक्वल माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी स्टेट के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टेट के व्यक्ति को हम रेसिज्म के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे इक्वल ही मानेंगे, किसी को अनइक्वल नहीं मानेंगे, या कास्ट या रिलीजियस के बेसिस पे सबको इक्वल माना जाएगा। जब हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, वहां मैं बताऊंगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। अब जब हमारा अगर पहली बार बात करें, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, अब क्या है 1946 की बात करें, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर 389 थे। अब 389 तब हैं जब देश आजाद नहीं हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान में बट गया, जब इंडिया पाकिस्तान में बट गया तो यहाँ के कुछ मेंबर पाकिस्तान में चले गए। तो जब देश आजाद होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स का रह जाना, कितने मेंबर रह गए, 299 मेंबर रह जाते हैं देश को आजाद होने में। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाता है कि देश आजाद होने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने सदस्य, 389, और देश आजाद होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने सदस्य, 299। चीजें क्लियर हो रही हैं, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तो तैयार 26 जनवरी 1949 में ही हो गया था। कब हो गया, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट हो गया। लेकिन उसको क्या है, इम्प्लीमेंट इनफोर्स मतलब कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाते हैं, जिसमें तुम्हारे स्कूल में बूंदी मिलती है, बिस्किट मिलते हैं, जो भी चीज मिलती है तुम्हारे स्कूल में वो चीज। तो क्या है, रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, बना नहीं था, लागू हुआ था, क्योंकि बनकर तो तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। अच्छा, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन क्या है कि आप लोग बताओगे कि 26 जनवरी को ही ये लागू क्यों किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही ये क्यों लागू किया गया। सबके क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने मेरी क्लास ली है, लाइव क्लासेस, जो लोग मुझसे पढ़े उनको आंसर पता होगा, और जो लोग नहीं पढ़े या किसी और स्कूल से हैं वो या किसी और इंस्टीट्यूट से हैं, तो आप लोगों को भी आपके टीचर्स ने बताया होगा इस क्लास में कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और जिन लोगों को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, सर आप बताइए, तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, तो ये तो रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बना दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहानी थी, जैसे कि देश को बनने में हमने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्या पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि किस तरीके से देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब बात करते हैं कि इतना पुराना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 60 साल 70 साल, अब भी हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं। काफी सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं
जहां पर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम मात्र एक बुक है, सिर्फ उसको कोई फॉलो ही नहीं करता। या काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बहुत बार उसको बदल दिया गया है। लेकिन हम अपनी कंट्री की बात करें, यहाँ हमारी कंट्री का थोड़ा डिफरेंट मेथड है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज्यादा तरीके से फॉलो करते हैं और मानते भी हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेजोरिटी के हाँ, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट वगैरह हुए। अमेंडमेंट एक्ट क्या होते हैं आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बेसिस पर कुछ चीजें जोड़ी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जैसे कि अब बात करें जब हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, जब क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हुआ करते थे। आज हमारे में 25 पार्ट्स हैं। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 450 प्लस आर्टिकल्स हैं आज के में, तब 350 प्लस आर्टिकल्स थे। तो क्या है कि यही चीजें तो हैं। अब क्या है काफी सारी चीजें, लेकिन हम क्यों मान रहे थे वो क्या है कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक व्यक्ति ने बनाया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा बहस वगैरह होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अगर कोई मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि ये ऐसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि इसको मारकर बोलेंगे, तो इस पर भी बहस हुई है बहुत सारी कि इसको मारकर क्यों बोलेंगे, क्या रीजन है, हम इसको मारकर नहीं बोले तो सब। तो जो संशोधन निकला ना सारे लोगों ने जो मिलकर मेजोरिटी में डिसीजन हुआ तब माना गया। अब सोचो इसको हम इसका नाम क्या दे देते, पप्पू नाम रख देते इसका, तो आज तक हम पप्पू ही मानते, मेजोरिटी इसको बोलती पप्पू है। तो यही वाली चीज है, लेकिन है तो ये मार करना, ये तो एक चीज है, ये तो एग्जांपल देके समझाया, तो ये मेजोरिटी वाली चीज थी। अब इतनी ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया और ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए थे जो बहुत ही एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे। हाँ, अब क्या है, लेकिन महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य नहीं थे। एक फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखना कि महात्मा गांधी काफी सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सदस्य नहीं थे। अब क्या रीजंस थे उसका वो किसी दिन और बात करेंगे। तो क्या है कि आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। तो चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हमारा खत्म हो गया। और आप लॉकडाउन में परेशान हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लॉकडाउन है, मैं घर पे पड़े परेशान हो गया हूँ, क्या करूं, तो उसके लिए मेरी वीडियो आई थी कि 7 ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या मुझे करना चाहिए और कैसे मुझे ये चीजें करनी चाहिए। और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।